नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। दोस्तों, आपके कई बारी पीपीओ निकले होंगे। स्पर्श में माइग्रेशन होने के बाद भी कोरिजेंडम पीपीओ निकले होंगे, या स्पर्श में माइग्रेशन होने से पहले भी आपके पास कई बारी पीपीओ कोरिजेंडम पीपीओ निकल के पीसीडीए की तरफ से आए होंगे। तो आज के इस वीडियो में एक बेहद ही अहम मुद्दा, फाइनेंशियल इंप्लीकेशन वाले पीपीओ कौन से हैं और नॉन फाइनेंशियल इंप्लीकेशन वाले पीपीओ कौन से हैं, यानी कि कौन से पीपीओ के निकलने से आपको फायदा मिलता है फाइनेंशियली, यानी कि एरियर वगैरह पैसे मिलते हैं, और कौन से ऐसे पीपीओ हैं जिनके निकलने से आपको कोई फायदा नहीं मिलता है। वो आगे दो पीपीओ का एग्जांपल के साथ समझाऊंगा, क्योंकि हो सकता है आपका कोई ऐसा पीपीओ निकल चुका हो पहले ही ऑलरेडी, जिसका फाइनेंशियल फायदा आपको मिलना हो ना मिला हो, या तो हो सकता है ऐसा कोई पीपीओ निकल चुका हो जिसमें फाइनेंशियल फायदा ना मिलना हो और आप उसका इंतजार कर रहे हो। तो ये जो डिफरेंस है ये आपको समझना जरूरी है, जो आगे मैं आपको वीडियो में समझाऊंगा। इसके साथ ही साथ दोस्तों, 20 जून 2026 से कोल्ड लोडिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन स्कीम के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। इसके बारे में भी आगे जानकारी दूंगा। इसके साथ ही साथ दोस्तों, 8वां पे कमीशन में एक बहुत ही गजब का कंपैरेटिव एक स्टेटमेंट आपको समझाऊंगा, एक जो है स्लाइड के जरिए आपको समझाऊंगा। पहले पे कमीशन से लेके 8वें पे कमीशन तक का दोस्तों रेशियो समझाऊंगा मैं आपको, मैक्सिमम और मिनिमम पेमेंट का रेशियो, और उसका 8वें पे कमीशन में किस तरीके से फिटमेंट फैक्टर में असर होना चाहिए, या तो फिर किस तरीके से पे लेवल के हिसाब से नीचे जो पे लेवल वाले हैं उनको ज्यादा फायदा, ऊपर पे लेवल वालों को कम फायदा, ताकि जो गैप है, जो रेशियो है, उसको कम किया जा सके। वो बकायदा आपको प्रेजेंटेशन के जरिए समझाऊंगा दोस्तों। इसके साथ ही साथ दोस्तों, छुट्टी जमा का पैसा अगर आपको कम मिला है तो उसका रिवीजन होता है, दोबारा छुट्टी जमा का पैसा मिलेगा। यह भी जानकारी आगे आपको इसी वीडियो में दूंगा। तो चलिए आगे बढ़ेंगे इन्हीं जानकारियों के साथ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है, तो फटाफट से पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें। वीडियोज अच्छे लगे तो दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, और वीडियोज को हाइप भी जरूर करें, ताकि सही जानकारियां, सटीक जानकारियां बाकी पेंशनर्स तक भी, बाकी व्यूअर्स तक भी पहुंच सकें। चलिए, सबसे पहली जानकारी दोस्तों, पूर्व सैनिकों के लिए कोल लोडिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन स्कीम का अप्लाई आज से शुरू हुआ। हर महीने 3000 मिलेगा। जी हां दोस्तों, ये एक ऐसा स्कीम है जो डीजीआर के जरिए चलाया जाता है। डीजीआर में इसका रजिस्ट्रेशन होता है, यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ रीसेटलमेंट, जिसको लेकर के जानकारी सामने आई है कि अब इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो आज से शुरू है। तो ऐसे में क्या है ये स्कीम, इसके बारे में आपको डिटेल्स जानकारी चाहिए तो आप अपने जिला सैनिक बोर्ड के थ्रू से भी जानकारी ले सकते हैं। लेकिन जो डीजीआर का वेबसाइट में इसके बारे में जानकारी दी गई है, चलिए उसको देखते हैं। दोस्तों, ये सामने जो आप वेबसाइट देख पा रहे हैं, ये पुनर्वास महानिदेशालय यानी कि डायरेक्टरेट जनरल रीसेटलमेंट का वेबसाइट है। अब इस वेबसाइट में सामने आप जो देख पा रहे हैं, ये है कोल लोडिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन स्कीम। अब इस स्कीम के लिए 20 जून 2026 यानी कि आज से ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुका है। दोस्तों, ये एक ऐसा स्कीम है जिस स्कीम के तहत छोटी छोटी प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां क्रिएट की जाती हैं। उसमें 5 अधिकारी होते हैं, फिर 24 जवान होते हैं, फिर 60 विडोज होते हैं या ऑर्फन वार्ड्स, जो बच्चे होते हैं वो भी होते हैं। उनको लेकर के इस तरीके से उनका इन्वेस्टमेंट होता है वहां, और उसके बाद उस इन्वेस्टमेंट का एक पर्टिकुलर अमाउंट में हर महीने पैसा जो है पेमेंट किया जाता है। तो ये एक री एम्प्लॉयमेंट का स्कीम है, जो कि कोल इंडिया लिमिटेड की तरफ से ये पूर्व सैनिकों के वेलफेयर के लिए जो है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के तहत जो है पूर्व सैनिक निदेशालय यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ रीसेटलमेंट के द्वारा ये दिया गया है। अब देखिए, इसकी जानकारी यहाँ आ चुकी है, और ये जानकारी जो दी गई है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर द कोल स्कीम विल कमेंस ऑन 20 जून 2026 ऑन द डीजीआर वेबसाइट www.dgrindia.gov.in। अब देखिए, इसके लिए अगर ज्यादा आपको जानकारी चाहिए तो यहां पर बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। ये देखिए, आप डीजीआर एमओयू, जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग 2013 का है, वो भी पढ़ सकते हैं यहाँ पर क्लिक करके। फिर गाइडलाइन भी पढ़ सकते हैं कि कोल स्कीम में क्या क्या गाइडलाइंस हैं। उसके बाद नया जो मेमोरेंडम है उसको भी पढ़ सकते हैं, फिर नए गाइडलाइंस भी आप पढ़ सकते हैं। इसके साथ ही साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड करने हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, वो भी यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। मैं एग्जांपल के तौर पे दिखा देता हूँ। ये देखिए,
इस तरीके के ये डॉक्यूमेंट्स आपको जरूरत पड़ेंगी। एक्स सर्विसमैन ऑफिसर्स के लिए क्या डॉक्यूमेंट है, एक्स सर्विसमैन जेसीओज ओआर के लिए क्या डॉक्यूमेंट है, और जो विडोज या डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन या उनके जो बच्चे हैं, वार्ड जो फैमिली पेंशनर हैं, उनके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट है, ये यहाँ पर आपको जानकारी मिल रही है दोस्तों। तो इस तरीके से ये वाला जो डीजीआर का स्कीम है, जिसके ऊपर अब एप्लीकेशन आज से शुरू हो गया, इसमें अगर आपको डिटेल्स जानकारी चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अधिकारियों के लिए ये वाले कांटेक्ट डिटेल्स हैं, आप यहाँ देख पा रहे हैं। और आप अगर जेसीओज ओआर एक्स सर्विसमैन हैं, उनके विषय में जानकारी चाहते हैं तो ये वाले कांटेक्ट में आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये विडोज या उनके वार्ड्स के लिए, डिसेबल्ड सोल्जर्स के लिए आप जानकारी चाहते हैं तो ये वाला कांटेक्ट डिटेल्स में आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ऊपर इनका ईमेल आईडी है और नीचे जो है कांटेक्ट नंबर है। तो इस तरीके से आप पूरा क्लैरिफिकेशन ले करके ये स्कीम अगर आपको फायदेमंद लगे तो इसमें आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं दोस्तों। वहां दिए गए कांटेक्ट नंबर या ईमेल के जरिए भी आप जानकारी हासिल कर सकते हैं, या जिला सैनिक बोर्ड के थ्रू से भी आप जानकारी हासिल कर सकते हैं। इसके लिए शर्त यह है कि आप री एम्प्लॉयड नहीं होने चाहिए। तो आपको ये एक री एम्प्लॉयमेंट का एक सुविधा, एक अपॉर्चुनिटी दिया गया है दोस्तों। चलिए अब अगली जानकारी की ओर आगे बढ़ते हैं। छुट्टी जमा का पैसा दोबारा मिलेगा, ऐसे चेक करें डिटेल्स पार्ट 2 ऑर्डर्स। जी हां दोस्तों हमारा जितना भी छुट्टी बच जाता है, मान लीजिए आपने 2005 में छुट्टी काटा, 60 दिन में से एनुअल लीव ही जमा होता है, कैजुअल नहीं होता है। तो मान लीजिए 60 में से 50 दिन काट लिया, 10 दिन बच गया था, तो वो जमा कैसे होता है? पार्ट 2 ऑर्डर के जरिए होता है। अब ये देखिए दोस्तों, रिकॉर्ड ऑफिस ने पेंशनर को एक जवाब भेजा है और छुट्टी जमा के पैसे को लेकर के ये जवाब भेजा गया है। पेंशनर ने क्लेम किया था कि उनको जितने दिनों का छुट्टी का पैसा रिटायरमेंट के समय में दिया गया, उससे ज्यादा उनका छुट्टी जमा था। तो जब उन्होंने ये ग्रीवेंस डाला तब जाकर के ये रिप्लाई दिया गया। देखिए, इट इज इंटीमेटेड दैट ऑन स्क्रूटिनी ऑफ सर्विस रिकॉर्ड्स इट इज ऑब्जर्व्ड दैट ओनली 173 days फॉर accumulation found recorded. Therefore, this office is not able to take any action. Therefore, you are requested to approach your parent unit, that is यहाँ यूनिट का नाम है, publish remaining encashment if any for your information and necessary action। यानी कि पेंशनर को कहा गया है कि आपका हमारे रिकॉर्ड के हिसाब से 173 दिन का ही छुट्टी जमा था और वही रिकॉर्डेड था, जिसका हमने भुगतान करवा दिया। अब आपका अगर छुट्टी जमा है तो उसको लेकर के आप अपने यूनिट को अप्रोच करें। और इस लेटर का कॉपी को रिकॉर्ड ऑफिस ने यूनिट को भी भेज दिया है कि पेंशनर को जवाब दें इस तरीके से। लेकिन दोस्तों ये जवाब, क्योंकि रिकॉर्ड ऑफिस के पास भी उनका 30 दिन का जो एक्स्ट्रा लीव इनकेसमेंट हुआ था आखिर समय में, उसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं मौजूद था, क्योंकि उस समय में जो पार्ट ऑर्डर होते थे वो मैनुअल पार्ट ऑर्डर होते थे। तो ये हो सकता है कि रिकॉर्ड ऑफिस के पास उस छुट्टी का जो रिकॉर्ड है, जो पार्ट ऑर्डर का कॉपी है, वो ना पहुंचा हो। लेकिन दोस्तों अगर आप देखेंगे तो इन्हीं पेंशनर का मैं दिखा रहा हूं, चलिए, इनका पार्ट ऑर्डर हो चुका था, और पार्ट ऑर्डर हो चुका था, ये वाला पार्ट ऑर्डर आप देखिए। अब देखिए, ये इनका पार्ट ऑर्डर जो हुआ था आखिरी समय में हुआ, नवंबर 2006 में हुआ। ये दिसंबर में रिटायर हुए 2006 में, नवंबर में पार्ट ऑर्डर हुआ, 30 दिन का छुट्टी 2006 का जमा किया गया। कुल मिलाकर 203 दिन इनका छुट्टी हो गया। ये देखिए, इस पार्ट ऑर्डर में साफ साफ क्लियर होता है कि उनका छुट्टी का जो है 30 दिन का पार्ट ऑर्डर हुआ है। लेकिन इस तरीके से आप अगर पार्ट ऑर्डर का कॉपी प्रोवाइड करा पाए तभी जो है एक्शन होगा, नहीं तो एक्शन नहीं हो पाएगा। बिकॉज रिकॉर्ड ऑफिस के पास अगर डिटेल्स मौजूद ना हो तो रिकॉर्ड ऑफिस भी एक्शन नहीं ले सकता। तो पहले के ऐसे बहुत सारे केसेस में आखिर समय में किए गए पार्ट ऑर्डर का रिकॉर्ड ऑफिस में मौजूद ही नहीं होता है। आपका भी अगर ऐसा केस है, जितना जमा आपने किया उतना दिन का पैसा आपको नहीं मिला, तो आपको इसी तरीके से कार्रवाई करना जरूरी है। चलिए अब अगली जानकारी दोस्तों, पे लेवल 1 और पे लेवल 18 में कितना अंतर हो? नीचे लेवल को ज्यादा फिटमेंट फैक्टर से समानता आएगी। जी हां दोस्तों, मैं किस बारे में बात कर रहा हूं, ये देखिए, ये एक चार्ट आप देखिए, ये फर्स्ट पे कमीशन है। पहला पे कमीशन जो कि 1947 में लागू हुआ था, उस पे कमीशन में मिनिमम बेसिक 55 रुपए था। मिनिमम पे लेवल 1 के हिसाब से मिनिमम बेसिक 55 रुपए था, और ये जाकर के मैक्सिमम बेसिक उस टाइम में था 2000 रुपए। ठीक है, तो इसका जो रेशियो बनता था वो रेशियो बनता था 1:38.3, यानी कि एक सबसे नीचे वाले कर्मचारी को 1 रुपया मिलता है तो सबसे ऊपर वाले कर्मचारी को 38.3 रुपए मिलता है। यही समझ लीजिए आप।
तो ये था रेशियो पहला पे कमीशन में। अब दूसरा पे कमीशन 1957 में जो आया, इसमें मिनिमम पे 80 रुपए हो गया, मैक्सिमम 3000 हो गया। तो ये जो डिफरेंस है, जो रेशियो है 1 बनाम 37.5, थोड़ा सा सुधार हुआ रेशियो में दोस्तों, क्योंकि समानता की बात होती है, आज के डेट में ह्यूमन वैल्यूज की बात होती है। तो ऐसे में बहुत ज्यादा डिफरेंस, यानी कि जिसका जितना ज्यादा पेमेंट या पेंशन उसका और उतना ही ज्यादा बढ़े, और जिसका कम है उसका कम बढ़े, तो कहीं ना कहीं डिफरेंस बढ़ जाएगा, वो समानता नहीं हो सकता। तो इसीलिए इसके बारे में आपको समझा रहा हूं। चलिए, तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा रेशियो में सुधार हुआ। आगे जब तीसरा पे कमीशन आया 1973 में, तो तीसरा पे कमीशन में मिनिमम बेसिक 196 रुपए, मैक्सिमम बेसिक 3500 रुपए, जो रेशियो को सीधा 37.5 से अब यहां ला करके 1 बनाम 17.8 में लेके आता है। 17.8 में आता है 1973 वाला तीसरे पे कमीशन में। अब आता है चौथा पे कमीशन 1986 में, जिसमें मिनिमम बेसिक 750 और मैक्सिमम 8000। तो ये रेशियो और सुधर जाता है, और 1 बनाम 10.7, जो कहीं ना कहीं जस्टिफाइड दिखता है। 10 गुना से ज्यादा तो क्या ही होना चाहिए, आप खुद सोचिए। एक सबसे कम कमाने वाला और सबसे ज्यादा कमाने वाला सरकारी कर्मचारी की बात कर रहे हैं, उनमें डिफरेंस कितना होना चाहिए? 10 गुना बहुत है। तो 10 गुना लगभग आ गया था चौथे पे कमीशन में। देखिए, अब चलिए उसके आगे क्या हुआ। आगे वो होता है पांचवें पे कमीशन। देखिए 1996 में जो पांचवा पे कमीशन आया, मिनिमम बेसिक 2550, मैक्सिमम 26000, और रेशियो और सुधर गया, 1 बनाम 10.2 हो गया। ठीक है, अब आता है छठा पे कमीशन, और छठा पे कमीशन दोस्तों मिनिमम पेमेंट 7000 रुपए, मैक्सिमम पेमेंट 80,000 रुपए, और ये 2006 में लागू हुआ था। अब इसमें जो रेशियो बन जाता है, बढ़ जाता है, अब रेशियो में थोड़ा सा ऊपर चला जाता है, यानी कि 1 बनाम 11.4 हो जाता है ये रेशियो। फिर आता है सातवां पे कमीशन 2016 में, और सातवां पे कमीशन में 18,000 मिनिमम बेसिक, 2,50,000 मैक्सिमम बेसिक, और ये रेशियो और बढ़ जाता है 1 बनाम 13.9। और सातवां पे कमीशन में ये जो रेशियो की बढ़ोतरी हुई, उसका कारण क्या था पता है आपको? सामने देखिए, ये एक लेटर है जिसमें रक्षा मंत्रालय ने ये माना था कि पे बैंड के हिसाब से 2.57 से लेकर 2.81 तक जितना ऊपर चला गया पे लेवल या पे बैंड, उतना फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी करके दिया गया था। यह एक्सेप्ट किया गया है इस लेटर के जरिए। तो कहीं ना कहीं, हालांकि यह केवल कर्मचारियों के लिए था, पेंशनर के लिए, सबके लिए 2.57 ही था। तो दोस्तों यह एक बड़ा कारण था कि जो रेशियो था 1.1 से 11.4 था, 1 बनाम 11.4 था, जो बढ़ के 1 बनाम 13.9 हो गया। यानी कि मिनिमम कमाने वाले का अगर 1 रुपए तनख्वाह है, तो मैक्सिमम कमाने वाले का 13.9 रुपए तनख्वाह है। यहां पर मैं मिनिमम और मैक्सिमम किन को बोल रहा हूं, ये आप देखिए। मिनिमम जो पे लेवल 1 का होता है, जिनका 18,000 रुपए होता है, ठीक है, और मैक्सिमम जो पे लेवल 18, ये देखिए 18, जिनका 2.5 लाख रुपए होता है। ये चीफ सेक्रेटरी लेवल के बड़े बड़े अधिकारी होते हैं। तो देख लीजिए, अब ये 2.5 लाख, इसकी मैं बात कर रहा हूं कंपैरिजन, ये पे लेवल 1 से लेकर के ये पे लेवल 18 तक का कंपैरिजन ये है जो मैंने अभी आपको समझाया। अब देखिए, अब 8वें पे कमीशन में यहां क्या होना चाहिए, क्योंकि अगर किसी ने यहां से लेकर के, अगर किसी ने यहां से लेकर इस डिफरेंस को, आप देखिए पहले क्या होता था, 1 बनाम 38.3, ये 1947 की बात थी, अंग्रेजों की सोच थी। तो किसी ने सोच करके, किसी ने अच्छा सोच कर ही इस डिफरेंस को लाते 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 यहां पर 10.2 पर लेके आया था। ये 5वें पे कमीशन में हुआ था दोस्तों। 5वें पे कमीशन में सबसे अच्छा रेशियो था, और वो रेशियो था 1 बनाम 10.2। तो अब अगर हमें इसको 10 के रेशियो में लाना है, तो क्या फिटमेंट फैक्टर होना चाहिए, आप बताइए। अब देखिए, फिटमेंट फैक्टर जो जेसीएम ने मांग की है 3.833 की, जिससे मिनिमम बेसिक 69,000 की मांग की गई है, मिनिमम बेसिक 69,000 की मांग की गई है। अगर 69,000 मिनिमम बेसिक हो 2026 के 8वें पे कमीशन में,
और रेशियो हमें 1:10 का बनाना हो तो मैक्सिमम बेसिक कितना होगा? मैक्सिमम बेसिक होगा 6,90,000, तभी तो जाके बनेगा 10, 1:10। 69,000 के अगेंस्ट में जब 6,90,000 होगा तब बनेगा 1:10 का रेशियो। तो इसके लिए फिटमेंट फैक्टर क्या होगा? ये तो आपको पता है 18,000 में 3.833 लगा दिया, 3.833 लगा दिया, तब जाकर के ये बन गया 69,000। लेकिन अब जो 2.5 लाख रुपए मिलता है मैक्सिमम, आज के डेट में 2.5 लाख मिलता है, 2.5 लाख मिलता है, तो अब ये पे लेवल 18 को कितना का ये लगाना पड़ेगा? इंटू 2.76। जब ये फिटमेंट होगा तब जाकर के ये बनेगा। कहने का मतलब है नीचे लेवल वाले को अगर 3.83 का फिटमेंट फैक्टर दिया जाए और ऊपर लेवल वाले को 2.76 का फिटमेंट फैक्टर दिया जाए तब जाकर के ये रेशियो बन रहा है। अब कितना जस्टिफाइड है कितना नहीं है, ये पे कमीशन का काम है। पे कमीशन इस पर विचार करेगी, जो भी करना है करेगी, सरकार का भी रोल रहेगा। हालांकि खैर सीधा 13.9 से 10 में लाना तो शायद करेंगे नहीं करेंगे, वो समय की बात है, लेकिन होना चाहिए, क्योंकि समानता की जब बात होती है तो इन चीजों पर भी ध्यान देना चाहिए। तो मैक्सिमम 2.76 और सबसे नीचे मिनिमम वाले को 3.833, बीच में पे लेवल के हिसाब से इसी रेशियो में इसको कम ज्यादा करके फिटमेंट फैक्टर दिया जा सकता है। ये एक कंपैरेटिव स्टडी मैंने आपको दिखाया। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं आखिरी वाले जानकारी के ऊपर, और आखिरी वाला जानकारी है स्पर्श के कौन से कोरिजेंडम पीपीओ से पैसा यानी कि एरियर मिलता है, कौन से में नहीं मिलता है। समझिए, जी हां दोस्तों, स्पर्श द्वारा भी पीपीओ जारी होते हैं, पहले भी पीपीओ जारी होते थे। तो आपका कोरिजेंडम पीपीओ कौन सा वाला? फाइनेंशियल इंप्लीकेशन वाला है, यानी कि कौन सा फाइनेंशियल डिटेल्स के साथ पीपीओ जारी हुआ और कौन सा पीपीओ नॉन फाइनेंशियल इंप्लीकेशन वाला है। तो उसको समझने के लिए हमें पीपीओ देख करके समझना पड़ेगा। चलिए दोनों तरीके के पीपीओ देखते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए आसानी से। अब ये जो कोरिजेंडम पीपीओ है इसमें आप देखेंगे तो ये देखिए 3 जून 2026 को निकला हुआ, अभी अभी इसी महीने का कोरिजेंडम पीपीओ है। इसमें आपका पूरा डिटेल्स होता है, सब कुछ डिटेल्स होता है। इसके आगे अब ये पीपीओ किस वजह से निकला है वो आपको पहले समझना है। अब इन पेंशनर का 1 जुलाई 2024 से जो पेंशन था वो 26,825 था, पहले भी इनको मिल रहा था। तो अभी भी इस नए पीपीओ में भी यही चीज एंट्री है यहाँ पर, और कम्यूटेशन का जो अमाउंट है वो सारा चीज यहाँ पर एंट्री है। अब दूसरे पेज में देखिए, ये जो कोरिजेंडम पीपीओ में कोरिजेंडम डिटेल्स है, ओल्ड वैल्यू और न्यू वैल्यू, इसको आपने देखना है। अब देखिए यहां पर क्या क्या चीजें बदली हैं। पहले पेंशनर्स डेट ऑफ बर्थ वो डैश था, ओल्ड वैल्यू यानी कि जो पुराना मौजूद था वो डैश था, जिसको बदल करके उनका डेट ऑफ बर्थ अपडेट कर दिया गया। फिर पेंशनर्स का डिस्ट्रिक्ट नेम भी डैश था, जिसको डिस्ट्रिक्ट नेम अभी बदल दिया गया, यानी कि डिस्ट्रिक्ट नेम अभी सिस्टम में चढ़ा दिया गया है। उसी तरीके से स्टेट का नाम, पेंशनर मोबाइल नंबर, फैमिली का मोबाइल नंबर, ये सारा जो है, फिर फैमिली का आधार डिटेल्स, ये सारा पहले ब्लैंक था या गलत था उसको सही किया गया या तो फिर अपडेट किया गया। अब ये जो पीपीओ निकला है केवल इसी वजह से निकला है। तो इस वजह से अगर पीपीओ निकला है तो जून 2026 को ये पीपीओ निकला है, इसका कोई भी एरियर नहीं बनेगा, इसका कोई भी फाइनेंशियल इंप्लीकेशन नहीं है, कोई भी फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि ये पर्सनल डिटेल्स नॉन पेमेंट डिटेल्स को अपडेट करते हुए निकला हुआ पीपीओ है दोस्तों। तो आपको समझना है पीपीओ जब भी निकलता है चेक करना है, देखना है कि आपका पीपीओ फाइनेंशियल डिटेल्स को बदलते हुए निकला है, पेंशन में बढ़ोतरी कराते हुए या और कोई एंटाइटलमेंट को लागू कराते हुए निकला है, या तो फिर केवल पर्सनल डिटेल या नॉन पेंशनरी डिटेल्स को तब्दील करते हुए निकला है। तो इस पीपीओ में आपने अभी देखा कि उनका पेंशन में या कोई और एंटाइटलमेंट में कोई भी बदलाव नहीं है, केवल बदलाव है उनके पर्सनल कुछ चीजों को पुराने वैल्यू से नए वैल्यू में बदल दिया गया और पीपीओ में अपडेट होने की वजह से नया पीपीओ इनका निकल गया। अब ये पीपीओ देखिए दोस्तों, ये पीपीओ भी जून 2026 का ही है, ये देखिए 17 जून 2026 का पीपीओ है। और इस पीपीओ में पहले तो सारा डिटेल्स वैसे ही है जैसे पिछले पेंशनर का पीपीओ दिखाया मैंने, वैसा ही डिटेल्स है, लेकिन इस पीपीओ में आप कोरिजेंडम डिटेल्स में जाके देखेंगे तो आपको पता चलेगा। यहां पर ये देखिए रिकरिंग पेमेंट वगैरह का डिटेल्स है। ये तो नॉर्मली पेमेंट ना होने वाले पीपीओ में भी, एरियर ना मिलने वाले पीपीओ में भी ये एंट्रियां तो होती हैं, लेकिन आगे देखिए, ये देखिए कोरिजेंडम डिटेल्स
जो कोरिजेंडम डिटेल्स में ओल्ड वैल्यू और न्यू वैल्यू में बदलाव है, अगर ये बदलाव है या तो फिर कम्यूटेशन वगैरह का एंट्री है, ग्रेचुइटी वगैरह का एंट्री है, एफएमए वगैरह का एंट्री है नए सिरे से, तब आपको इसका एरियर लागू है। अब ये जो पीपीओ निकला है 23,738 से पेंशन को बढ़ाते हुए 24,763 किया गया, 7,122 से डिसेबिलिटी एलिमेंट को बढ़ा के 7,429 किया गया, उसी तरीके से रेसिडुअल पेंशन उनका बढ़ गया और इस हिसाब से ये पीपीओ नया निकला है। तो इस पीपीओ में बदलाव है दोस्तों, फाइनेंशियल बदलाव है। तो फाइनेंशियल चीजों में बदलाव होने की वजह से इस पीपीओ के निकलने के बाद पेंशनर को एरियर का भुगतान होगा। तो इस तरीके से आपने अपने कोरिजेंडम पीपीओ को देख करके समझना है कि आपका पीपीओ एरियर दिलाने वाला पीपीओ है या आपका पीपीओ नॉर्मली आपका बेसिक डिटेल्स या नॉन पेमेंट वाला डिटेल्स अपडेट करके निकला है। इस तरीके से आपका पर्सनल डिटेल्स में अगर परिवर्तन करके पीपीओ निकलता है तो उसका कोई भी फाइनेंशियल इंप्लीकेशन, कोई फाइनेंशियल फायदा नहीं होता है। लेकिन जिन भी पीपीओज में आपका फाइनेंशियल डिटेल्स में परिवर्तन होता है, बढ़ोतरी होता है, उसी में आपको फाइनेंशियली फायदा मिल पाता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आने वाले समय में और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।